मेरे पास अभी अबू धाबी से जस्ट कल ही एक धमकी आई, उन साहब को मेरे लिपस्टिक लगाने से परेशानी थी, उन साहब को मेरे बाल खोलने से परेशानी थी। तेरा रेप होगा, इंशाल्लाह तेरा रेप होगा। क्या ये इस्लाम है? या मैम, जिस तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है पूरे देश में इस समय चल रही है, कैसे आप देख रही हैं? महिलाओं को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि महिला इस मामले को लेकर, खासकर अल्पसंख्यक महिला क्या सोचती है? देखिए, ये जो मुद्दा है बाकी सारे मुद्दों की तरह आपस में उलझा हुआ है। कई विषय होते हैं, जैसे वो एनआरसी हो, सीएए हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या 370 35A हो, या राम मंदिर हो। ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल वे में समझे नहीं जा सकते हैं। हमें पूरा एकदम व्यापक दृष्टिकोण के साथ हर पहलू पे विचार करके उनको समझना होता है। हिजाब प्रकरण जो चल रहा है, या जो हिजाब विवाद चल रहा है, उसको समझने के भी अलग अलग पहलू हैं। देखिए, सबसे पहला पहलू इस विवाद को समझने का है एक धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात हो रही है कि ये हमारा रिलीजियस राइट है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिलीजियस राइट या किसी भी रिलीजन की, किसी भी मज़हब की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस क्या होती है। किसी भी रिलीजन की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस वो होती है जो जब उस मज़हब का फॉर्मेशन हो रहा हो, जिस वक्त उस पंथ की स्थापना हो रही हो, उसके जो ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों में वो चीज़ कोडिफाइड होनी चाहिए। जैसे सिख समाज के अभी ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि सिख समाज के जो भाई हैं वो अगर पगड़ी करते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं कर सकते। देखिए, सिख समाज में पूरा कोडिफाइड है, वो केश वो नहीं काट सकते हैं, उनको वो बाल कवर करने होते हैं, पगड़ी रखनी होती है, वो उनका एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मैं इस्लाम संप्रदाय से आती हूँ, मुसलमान रिलीजन को फॉलो करती हूँ, तो मेरा रिलीजन मानता है कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ की अगर आप आयतें पढ़ें, कुरान शरीफ की अगर आप स्टडी करें, तो किसी भी आयत में बुर्के का या नकाब में अपने चेहरे को कवर करने का कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ में बात की जाती है आँखों की शर्म की, या वेशभूषा की सेंस में तो पर्दे का जिक्र ही नहीं है। पर्दे का जिक्र है शर्म की सेंस में, कि एक आँखों की शर्म होनी चाहिए। इवन पुरुषों के लिए कहा गया है कि आपकी जो नज़र है वो नीचे होनी चाहिए, महिलाओं के ऊपर गलत नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और वेशभूषा की सेंस में ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि कवर योर बॉसम्स। बॉसम का मतलब होता है छाती, कि अपनी शर्मगाहों को कवर करें। तो देखिए, कुरान शरीफ हिजाब के और बुर्के के या नकाब के बारे में ये कहता है, तो ये डेफिनेटली कोई रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मानते हैं, बिकॉज एक कस्टम, एक प्रैक्टिस सालों साल चलती है। तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर रिलीजन भी नहीं है लेकिन फिर भी आप मानते हैं, तो सर कवर करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सर ढकना, चुन्नी सर पे लेने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के नकाब बन जाता है। हिजाब करते करते कई बार लोग अपना पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो महिलाएं हैं तो उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता। लेकिन कई बार उस नकाब के पीछे या उस नकाब की आड़ में कई बार देश में आपराधिक गतिविधियां भी हो जाती हैं। और एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ, आज फिर देना चाहती हूँ, कि हमारे घर की कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति, हम क्या बिना पहचान देखे उसको अपने घर में आने देते हैं? हम नहीं आने देते हैं, बिकॉज हम अपनी घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं कि पता नहीं कौन है उस नकाब के पीछे। तो जब हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं, तो हम अपने समाज की, देश की सुरक्षा के लिए चिंतित क्यों नहीं है? कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, महिलाओं के स्कूल में नकाब पहन के कोई पुरुष ही घुस जाए तो, कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे दे तो मुझे लगता है कि नकाब तो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। और हिजाब के बारे में कुछ बैलेंस पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि चीज़ें सोची जा सकती हैं, और वो मुसलमान महिलाओं को ही आगे आकर सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारा रिलीजन कहता है इस चीज़ को करने के लिए। तो मुझे लगता है अगर हम इस तरह से तार्किक तौर पे सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्लियर किया ही। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का संवैधानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू रिलीजन, यानी कि अपने मज़हब को मानना। देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। उसमें अनुच्छेद 25 हमें हमारा मज़हब का पालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का और प्रवचन करने का अधिकार देता है। लेकिन वो हमारा एक निजी अधिकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है, उसके साथ कुछ शर्तें होती है। शर्तें जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, कि आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी करिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन जब आप किसी पब्लिक प्लेस में, किसी सार्वजनिक इंस्टीट्यूट में, सार्वजनिक व्यवस्था में जाते हैं, तो आपको वहाँ के नियम, कायदे, कानून, वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ की लॉ माननी पड़ती है। इवन इंस्टीट्यूशंस के, संस्थानों के भी संवैधानिक
संवैधानिक अधिकार होते हैं। हम किसी स्कूल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन नहीं कर सकते, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करके हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। और जो शर्तें मैं बता रही थी कि हर मौलिक अधिकार के साथ अटैच्ड होती हैं, उसमें सार्वजनिक व्यवस्था में एक उदाहरण और देना चाहती हूँ मैं। कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो भी राइट टू रिलीजन का इस्तेमाल करके। मौलिक अधिकार का दुरुपयोग होता है, या मौलिक अधिकार के नाम पे लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़काई जाती हैं। आप डेफिनेटली नमाज जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं, किसी को असुविधा देकर नहीं, सड़कें जाम करके नहीं, किसी का रास्ता रोक कर नहीं, या सिटी को, सड़कों को, मोहल्लों को होस्टेज बनाकर नहीं। तो देखिए, ये चीज़ें, संविधान को हमें टोटलिटी में समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं या बिना इन शर्तों के संवैधानिक अधिकारों को सोचते हैं कि हम इस्तेमाल करें या हमारे हक में बेहतर है, तो कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे होते हैं अपने देश के कानून के खिलाफ। एक उदाहरण और देती हूँ। एक और शर्त जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ होती है, वो होती है नैतिकता, यानी कि मॉरलिटी। हमारा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर नहीं, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हम किसी के पूजा पद्धति को, किसी के आराध्य को, देवी देवताओं को गाली नहीं दे सकते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। नैतिकता की को आप तार तार करके अपना कोई भी मौलिक अधिकार एक्सरसाइज करेंगे तो आप कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तीसरा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, शिष्टता, जिसको कहते हैं डिसेंसी। जैसे अपने शरीर को कवर करना किसी महिला का अधिकार है, ऐसी मैं कहती हूँ कि बिकनी पहनना या मॉडर्न कपड़े पहनना भी किसी महिला का अधिकार है। लेकिन बिकनी पहनने की या मॉडर्न कपड़े पहनने की भी कोई जगह होती है, कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिकनी अगर कोई महिला पहनती हैं तो वो स्विमिंग पूल पे पहनेंगी या फिर बीच पर पहनेंगी। क्या डिसेंसी को तार तार करके, शिष्टता को तार तार करके शॉपिंग मॉल में तो नहीं घूमने लग जाएंगी बिकनी पहनकर, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तो नहीं चली जाएंगी बिकनी पहनकर। तो देखिए, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। आजकल कहते हैं ना कि या तो कॉमन सेंस लोगों के पास ख़त्म हो गई है, या फिर रिलीजन, जातियाँ, पंथ, मज़हब, संप्रदाय इतने बड़े हो गए हैं कि हम लोग इंसानियत को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे का बवाल बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखने का एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है। जैसे महिला के चुनने के अधिकार की बात हो रही है, तो देखिए, अगर कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं का अधिकार है, आप उनके राइट टू चॉइस का हनन कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, क्या मैं मुसलमान महिला नहीं हूँ? यहाँ पे मेरी बहनें खड़ी हैं, कुछ कवर करे हुए अपने बॉडी को, मैं बाल खोल कर खड़ी हूँ, तो क्या मेरा चुनने का अधिकार नहीं है? जब मेरे चुनने की, बहुत सारी ऐसी मुसलमान महिलाएं आती हैं, वो खड़ी हैं, वो बिना सर कवर करे खड़ी हैं। तो बहुत सारी ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं जो नहीं हिजाब करती हैं, उनके चुनने के अधिकार का क्या? उनको हमेशा गलत महिला होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उनको काफिर होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मेरे पास अभी अबू धाबी से जस्ट कल ही एक धमकी आई, उन साहब को मेरे लिपस्टिक लगाने से परेशानी थी, उन साहब को मेरे बाल खोलने से परेशानी थी। ऐसी मुसलमान महिलाएं जो नहीं हिजाब करना चाह रही हैं, उनको आप अब्यूज़ करते हैं, उनको आप गाली देते हैं, उनको आप धमकियां देते हैं, तेरा रेप होगा, इंशाल्लाह तेरा रेप होगा। क्या ये इस्लाम है, या ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले मुसलमान हैं? मेरा ये सवाल भी है मुस्लिम समाज से कि अगर चुनने का अधिकार है तो दोनों ही तरह की महिलाओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैम, एक सवाल है कि जो अगर बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से हैं, उनका जवाब आया कि अगर आपको हिजाब नहीं पहनने दिया जाता स्कूल में तो आप न्यूड होकर चले जाइए। इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, पूरे अगर बात करें सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उनका ऐसा वक्तव्य कैसे देखती हैं आप? देखिए, दुख होता है, बहुत शर्म आती है, अफ़सोस होता है। ये वही मलाला यूसुफ़ज़ई हैं जिनको हिजाब ना करने पर, सर ना कवर करने पर, बुर्का ना पहनने पर दिमाग में गोली मार दी गई थी। ये वो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं जो मुस्लिम महिला अधिकारों की बात करके यहाँ तक पहुँची हैं। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, और पुरस्कार मिलने के बाद दुनिया उनको सराखों पर बैठाती है, एक उम्मीद से उनको देखती है कि शायद ये मुसलमान महिलाओं की जो प्रताड़ना है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी, शायद मुसलमान महिला जो जूझ रही है अपने अधिकारों की, उसके लिए शायद ये कोई लीडरशिप लेकर आएंगी। लेकिन समाज में इस तरह के लोग जो किसी विषय को लेकर नेता बनते हैं, अक्सर सबसे पहले उस विषय को ही भूल जाते हैं। ये बहुत बार हमने देखा है। समाजवाद की बात करने वाले सत्ता में आते ही सबसे पहले समाज को तोड़ने लग जाते हैं।
या वामपंथियों की आप बात देखिए, वामपंथी सत्ता में आने के लिए समाज को तोड़ते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, इक्वालिटी राइट्स की बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इक्वालिटी ही ख़त्म करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको ही ख़त्म करते हैं। लेनिन, स्टेलिन, इदी अमीन, पोल पॉट, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सत्ता में आने के बाद लेबर कैंप्स बना दिए गए कि जो उनकी मानसिकता से अग्री नहीं करता है उसको लेबर कैंप्स में डाल के मार देते हैं। वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज़्यादा जो इंसानों का मास रेप, मर्डर, स्लॉटर हुआ है वामपंथी मानसिकता के द्वारा। तो हमें ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए जो कई बार विषय तो ऐसे उठाते हैं जो लोगों के दिल के नज़दीक होते हैं, लेकिन उस विषय के समाधान उनको नहीं चाहिए होता, बस नारेबाजी उनको करनी होती है, उस विषय को इस्तेमाल करके नेता बनना होता है। तो मलाला यूसुफजई को भी मैं आज उसी कैटेगरी में मानती हूँ। अच्छा मैम, एक और लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। जो सपा की नेता हैं अलीगढ़ से, रुबीना खानम, वो कहती है अगर आपका कोई हिजाब उतारे तो उसके हम हाथ काट देंगे। ये जो राजनीतिक गलियों की बात करें, एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी अब मुस्कान को शेरनी बता रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक गलियों में इस समय चला गया है हिजाब, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसमें मैं 3 चीज़ें कवर करना चाहूँगी। इसमें वो समाजवादी पार्टी की नेता, आई थिंक जो भी उनका नाम है वो हैं, और इसमें आपको ओवैसी साहब वाले सवाल का भी जवाब मिल जाएगा, और राजनीति का इसमें क्या रोल है या किस तरह की राजनीति हो रही है उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे आंचल को खींचेगा, जो हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसके हाथ काट देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि मुसलमान महिलाओं का आंचल सही मायने में कौन खींच रहा है, या मुसलमान महिलाओं के आत्मसम्मान को सही मायने में ठेस कौन पहुँचा रहा है, अगर हम इंसानियत की दृष्टि से देखेंगे तो हमें साफ नज़र आ जाएगा। हम लोग एक अभियान पे काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, राष्ट्र जागरण अभियान, जिसमें हम भारत प्रवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उसमें केंद्र है। उस अभियान में प्रवास करते हुए जब हम हैदराबाद पहुँचे, अब ओवैसी साहब की आपने बात करी तो हैदराबाद का उदाहरण देना तो बनता है। वहाँ पर हमें पता चला कि हैदराबाद में आज भी 21वीं सदी में भी मिस्यार मैरिज नाम से एक शादी होती है। मिस्यार मैरिज यानी ट्रैवलर्स मैरिज, यात्रियों का निकाह, कि कोई भी मुसलमान पुरुष अगर यात्रा कर रहा है, चाहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, वो उतने समय के लिए किसी भी मनचाही मुसलमान लड़की के साथ निकाह कर सकता है। और उस निकाह की एक एक्सपायरी होती है, जैसे दवाइयों की एक्सपायरी होती है, उस निकाह की एक्सपायरी होती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि अरब से 60-60, 70-70 साल के शेख हैदराबाद में आकर मुसलमान बच्चियों, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। निकाह तो छोड़िए, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, हमारी नाक के नीचे सिर्फ शरिया को इस्तेमाल करके। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, ट्रिपल तलाक, तलाक़ बिद्दत। अब तो बहुत थैंकफुल हैं हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो वो ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून ले आए, क्योंकि ट्रिपल तलाक, तलाक 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 करके आपने महिला को छोड़ दिया, ये बात वहीं तक नहीं रुकती है। आप कहते हैं कि ये सिविल लॉज है, हमारा पर्सनल मैटर है। नो, कोई भी सिविल लॉ पर्सनल रहती नहीं है, बिकॉज सिविल लॉ की आड़ में आप क्रिमिनल लॉज का वायलेशन करते हैं। ट्रिपल तलाक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन है, जहाँ पे आप महिला का फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल हर तरह का अब्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप पर्सनल लॉ की गवाही देकर या शरिया लॉ का इस्तेमाल करके बच के निकल के चले जाते हैं। तीसरा उदाहरण मैं देती हूँ, हलाला। हलाला आज भी होता है मुसलमान समाज में, कि अगर किसी मुसलमान पुरुष ने 3 बार तलाक 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 बोल दिया और महिला उसके सामने गिड़गिड़ाई कि हाँ मुझे रहना है, तो अब शर्त आती है कि नहीं नहीं, अब तो तलाक हो गया, अब तो हलाला से ही तुम वापस मेरी बीवी बन सकती हो। हलाला क्या है कि आप किसी दूसरे पुरुष से शादी करेंगे, आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, फिर आपका उससे तलाक होगा, तब आप अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती हैं। ये सीधी सीधी रेप लॉज का वायलेशन है। आप किसी मुसलमान महिला का शारीरिक शोषण शरिया लॉ की आड़ में रेप कर रहे हैं किसी महिला के साथ। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुसलमान महिलाओं का चीरहरण, मुसलमान महिलाओं के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, जो उनका आंचल खींचा जा रहा है, वो एक्चुअली शरिया लॉ के द्वारा खींचा जा रहा है। और जितने भी ये इस ऐसी मानसिकता के पुरुष हैं जो महिलाओं को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सीधा सीधा डंके की चोट पे करते हैं बोल के कि हमारी पर्सनल लॉ है। तो देखिए, पूरे इशू को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम हर विषय पे क्लैरिटी के साथ, तर्क के साथ जवाब ढूंढेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे प्रकरण का। देखिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन नज़दीक हैं। हमारे माननीय
जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका सम्मान मुसलमान महिलाओं में बहुत है। मैं आपको कारण बताती हूँ। जब हम प्रवास कर रहे थे, तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से। शायद ही कोई ज़िला ऐसा हो, शायद ही कोई गांव ऐसा हो, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय की महिला इस चीज़ से इनकार कर ही नहीं सकती कि योगी जी के शासन में या योगी जी के सेवा काल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग दिन रात 24 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, टीम में महिलाएं भी होती हैं। बड़े बड़े घटनाएं तो आप छोड़िए, छेड़खानी की घटना भी खत्म हो गई हैं। पहले जो है गली मोहल्लों चौबारों में, पान की दुकानों में गैंगस्टर्स, माफियाज, रेपिस्ट खुल्लम खुल्ला घूमते थे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी की जा रही है, क्योंकि मुसलमान महिला साइलेंट वोटर है योगी जी के लिए। मुसलमान महिला योगी जी को वोट करेगी। जितना योगी जी को ये लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, इस बार उत्तर प्रदेश में चमत्कार होगा। यूपी में इस बार मिरेकल होगा, क्योंकि ये लोग मानवता विरोधी हैं, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग देश विरोधी हैं, और प्रोपेगेंडा क्रिएट करके झूठ पे आप बहुत लंबे समय तक अपने महल खड़े नहीं कर सकते हैं। ये पूरी जो राजनीति खड़ी करी गई है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, एक सांप्रदायिक माहौल खड़ी करने के लिए करी गई है, क्योंकि यूपी की महिलाएं समझ गई हैं कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। हम किसी मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रहे हैं कि हम ये सोचें कि वो हमारे ही मज़हब का हो। जब हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने जाते हैं तो देखिए उसके पैरामीटर्स, उनका पंथ या मज़हब या उनकी जाति नहीं होती। किसी को अपना लीडर जब हम चुनने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है हमारे प्रदेश में। गैंगस्टर्स, गुंडा, माफिया ख़त्म हो गए हैं। कितनी जातिगत दंगे भड़काने की कोशिश करी गई उत्तर प्रदेश में, उन सब को पुलिस ने प्रोएक्टिवली योगी जी के डायरेक्शंस में कंट्रोल कर लिया। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया यूपी के अंदर। और बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की संपत्ति गबन करके बैठे थे, बुलडोजर चला दिए गए संपत्तियों पर। आप विकास की दृष्टि से देखिए, जीडीपी में उत्तर प्रदेश नंबर 6 पर था, आज नंबर 2 पर आ गया है। इंटरनेशनल कंपनी, सारा इन्वेस्टर समिट हुआ था यूपी में। कितने ज़्यादा पैसा लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में लगाया है। और क्यों लगाया है वो पैसा? क्योंकि कंपनीज पैसा वहीं लगाती हैं जहां उनको अपना इन्वेस्टमेंट सुरक्षित दिखता है, जहां उनको पता है कि बिजली व्यवस्था प्रॉपर है, सुरक्षा प्रॉपर है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर है, वहीं इंसान कहीं ना कहीं पैसा लगाता है। और देखिए, मानवता की दृष्टि से भी आप देखिए कि अभी जस्ट आई थिंक कोविड के टाइम पर ही हमारे चीफ मिनिस्टर के पिताजी का देहांत हुआ, और वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, सिर्फ इस कारण क्योंकि 13 दिन आई थिंक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में 13वीं तक होती है जो प्रोसेस होती है। उनको ये लगा कि कोविड काल में जब मेरे 23 करोड़ प्रदेशवासी एक बीमारी से जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रहे हैं, एक बायो वॉर से वो लोग जंग लड़ रहे हैं, उस समय उनको ये लगा कि मुझे उनके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। कम्युनिटी किचन्स में खुद पर्सनली जा के देखना कि खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑक्सीजन की किसी को कमी तो नहीं है। ऑन रिकॉर्ड, ये तो मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रही हूँ, फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 13 या 14 अस्पतालों के लाइसेंस कैंसिल करे गए जिन्होंने गरीबों को एडमिट नहीं करा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोविड काल में गरीबों को, किसी भी भाषा और जाति या संप्रदाय का वो हो, अगर उसको एडमिट करने के लिए अस्पतालों ने मना किया तो वो हॉस्पिटल्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए। तो इतनी सारे हर पैरामीटर में आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर से देख लीजिए या संस्कृति के पैरामीटर से देख लीजिए, किसी भी लेवल पे मुझे लगता है कोई मैच ही नहीं है योगी जी का। और हर समाज उनसे बहुत खुश है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको खींचने के लिए ये कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाम होगी। और आप देख लीजिएगा चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे वो हमें सब बता देंगे। मैम, क्या नाम है? अमरीन। आप देख रही हैं जो हिजाब वाला पूरा का पूरा मैटर चल रहा है। एक राजनीतिक मुद्दा है, कुछ ना कुछ तो चाहिए बढ़ावा देने के लिए। और मुझे नहीं लगता ये जो मुद्दा उठा है, हर किसी का अपना एक राइट है। कोई मुस्लिम समाज में आप इतना इस देश में आप इतना फ्रीडम फिर रहे हो, और किसी एक पार्टिकुलरली एक स्पेस पे जाने के लिए जहाँ आपको आपका स्कूल, कॉलेज है, स्कूल है, कोई भी है, आपको इक्वल रखा जाता है ना। किसी भी एक जो है समाज को या किसी भी एक मुद्दे को आप बढ़ा चढ़ाकर आप नहीं दिखा सकते, है ना। वो वहाँ है, आपको पर्दा है, पर्दा कैरी करें, कोई नहीं मना कर रहा है ना। लेकिन आप जहाँ आ जाती है, एक पढ़ाई की बात आ जाती है, वहाँ इक्वल होते हैं। किसी एक चीज़ को, एक मज़हब को या किसी एक चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते आप। क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? फिरदौस सफ़त अली। क्या देख रही हैं जो पूरा का पूरा ये जो चल रहा है हिजाब को लेकर कैसा लगता है? अगर आप हिजाब पहनती हैं, मैं आपसे एक महिला होने के नाते पूछना चाहता हूँ, जब आप हिजाब पहनती हैं तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मुझे हिजाब से तो कोई परेशानी नहीं है। और मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ,
तो आप समझ सकते हैं कि मुझे मेरे राइट्स मिल रहे हैं क्योंकि मैं सुबह जी के साथ हूँ। और अभी तक जो महिलाएं घर में लड़ाई करती थी, सार जो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ती थी, उनके घरों में झगड़े हो जाते थे, फसाद हो जाते थे। अब ऐसे ऐसे लोग हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, जैसे सुबह जी बोल रही हैं और भी अन्य महिलाएं आगे आई हैं, तो इससे खुशी होती है कि अब हमें कुछ बोलने की, आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं हमारे लिए आवाज़ सुबुई जी उठा रहे सही बोल रही हैं, हैं। बिल्कुल। सही बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? गुलाबशाह। क्या देख रहे हैं आप? स्कूल जाती हैं? अच्छा, स्कूल नहीं जाती हैं। तो ये बताइए, हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अच्छा कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, ठीक है, बहरहाल जो भी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में इस समय हम हैं और हिजाब कंट्रोवर्सी इतना हावी हो गई है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समीकरण को इधर उधर कर रही है। अब क्या होता है 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ थी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सुबुही खान जी। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।